न्यूक्लियस. Okay, so nucleus was first discovered by Robert Brown in 1831. न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में. न्यूक्लियस जो है वो सेल का कंट्रोलिंग सेंटर होता है. क्यों कंट्रोलिंग सेंटर होता है? बिकॉज ज़्यादातर जो जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है. इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो सेल का कंट्रोलिंग सेंटर होता है. क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. और कुछ जेनेटिक मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी प्रेजेंट होता है. वो भी कौन सा प्लास्टिड? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी है. हमने पहले ही पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड होता है जो कि एक फॉल्स न्यूक्लियस होता है, और यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस देखने के लिए मिलता है. न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है या ओवल होता है शेप में. न्यूक्लियस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है शेप में या ओवल होता है. ठीक है. डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है. न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस जनरली एक होता है नंबर में. एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस देखने के लिए मिलता है. सिर्फ और सिर्फ पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस देखने के लिए मिलते हैं. एंडोस्पर्म में बहुत सारे न्यूक्लियस देखने के लिए मिलते हैं. राइजोपस में बहुत सारे न्यूक्लियस देखने के लिए मिलते हैं. तो ये एक्सेप्शन है. तो जनरली एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, पर पैरामीशियम, एंडोस्पर्म, राइजोपस, इनमें एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस देखने के लिए मिलते हैं. पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस देखने के लिए मिलते हैं. एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस और एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस. जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे और वहाँ जब हम प्रोटोजोन वाली जो क्लास है वो पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे, और वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो प्रोटिस्टा किंगडम होता है, ठीक है, उसमें जो पैरामीशियम होता है उसमें दो न्यूक्लियस होता है. एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस और एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस. ठीक है. अब्सेंट इन आरबीसी एंड सीव ट्यूब. सो न्यूक्लियस जो है वो आरबीसी और सीव ट्यूब में अब्सेंट होता है. न्यूक्लियस जो है वो हमारा आरबीसी और सीव ट्यूब में अब्सेंट होता है. न्यूक्लियस कहाँ पर अब्सेंट होता है? आरबीसी में अब्सेंट होता है न्यूक्लियस, और सीव ट्यूब में अब्सेंट होता है. आरबीसी में क्यों अब्सेंट होता है न्यूक्लियस? क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट होने का कारण है कि आरबीसी को हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट करना होता है. आरबीसी को क्या करना होता है? आरबीसी को हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट करना होता है, और हीमोग्लोबिन के ट्रांसपोर्ट के लिए जगह की ज़रूरत पड़ती है. और न्यूक्लियस क्योंकि थोड़ा बड़ा ऑर्गेनेली होता है और वो जगह को कवर करता है, वॉल्यूम को कवर करता है, इसलिए वहाँ पर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है. मैच्योर आरबीसी में, आई एम सेइंग मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है. इमैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट होने का कारण है कि उसको हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट करना, और हीमोग्लोबिन के ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको जगह की ज़रूरत होती है, एंड टू क्रिएट दैट स्पेस वहाँ पर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है. सेम वे सीव ट्यूब में भी न्यूक्लियस अब्सेंट होता है. वहाँ पर कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो सीव ट्यूब की क्या करते हैं? सीव ट्यूब के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं. कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस सीव ट्यूब के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. तो सीव ट्यूब के अंदर क्यों न्यूक्लियस अब्सेंट होता है? क्योंकि उसको फूड का ट्रांसपोर्ट करना होता है, और फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे जगह की ज़रूरत है, तो इसलिए वहाँ पर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है. देन देयर इज़ दिस थिंग. यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये है न्यूक्लियस. ठीक है, ये न्यूक्लियस है. ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन है. ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है. और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस. आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि होता है 10 to 50 नैनोमीटर का. कितना? 10 to 50 नैनोमीटर का. ठीक है. सो पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या करता है? न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम करता है. ये है अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, ये है बाहर साइटोप्लाज्म. इन दोनों को सेपरेट करने का काम कर रहा है पेरीन्यूक्लियर स्पेस. तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या करता है? न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने का काम करता है. न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, और इनके फ्यूज़ होने से बनता है न्यूक्लियर पोर. सो न्यूक्लियर पोर इज फॉर्म्ड ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और ये न्यूक्लियर पोर किस लिए होता है? न्यूक्लियर पोर जो होता है वो न्यूक्लियस से सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट कराने के लिए होता है. जो भी सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर बन रहे हैं वो बाहर जाएंगे न्यूक्लियर पोर के थ्रू, और किसी भी सब्सटेंस की ज़रूरत, जैसे न्यूक्लियस, ऐसी कोई भी सब्सटेंस जिसकी ज़रूरत न्यूक्लियस को है वो अंदर आएंगे न्यूक्लियर पोर के थ्रू. तो न्यूक्लियर पोर इज़ फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द न्यूक्लियस. रिमेंबर दैट. देन देयर इज़ दिस थिंग. यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस का एक डिटेल डायग्राम बनाया हुआ है, और इस डिटेल डायग्राम को मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ. ठीक है. तो सबसे पहले आप देखो, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. ठीक है.
सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन रिमेन कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बियर राइबोसोम ऑन इट। ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन। अब इस न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के बाहर ही यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा। इस तरीके से यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, यानी आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या करती है, कंटिन्यू रहती है। आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू रहती है, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ पर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ वो कंटिन्यू रहती है और उसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू रहती है और वहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर लैमिना प्रेजेंट होती है। इनर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर लैमिना प्रेजेंट होती है। ये जो न्यूक्लियर लैमिना है ये फाइबर्स की लेयर होती है। जो न्यूक्लियर लैमिना है वो फाइबर्स की लेयर होती है, और जब इस न्यूक्लियर लैमिना का ब्रेकडाउन होता है तभी क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन होता है। तो ये एक तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने का काम कर रही है, फाइब्रस लेयर न्यूक्लियर लैमिना। और जब इस न्यूक्लियर लैमिना का ब्रेकडाउन हो जाएगा तब क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। और ये कब होगा, ये सेल साइकिल की प्रोफेज के टाइम पर होगा। कब होगा, सेल साइकिल के प्रोफेज के टाइम पर होगा। ठीक है, अब इसी न्यूक्लियर लैमिना से यहाँ पर चिपके हुए हैं हमारे क्रोमैटिन। ठीक है, ये अभी डीकंडेंस्ड पार्ट में, ये अनडिवाइडिंग सेल का न्यूक्लियस है, ऐसे सेल का न्यूक्लियस है जो अभी डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर क्रोमैटिन यानी डीकंडेंस्ड पार्ट में हमारा क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम का डीकंडेंस्ड पार्ट जो होता है उसी को हम क्रोमैटिन कहते हैं। तो यहाँ डीकंडेंस्ड पार्ट में, डीकंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमैटिन जो है न्यूक्लियर लैमिना से क्या है, अटैच्ड है। देन यहाँ पर न्यूक्लियर कोर में प्रेजेंट है एन्युलर प्रोटीन। एन्युलर प्रोटीन क्या करते हैं, एग्जिट और एंट्री जो होती है मॉलिक्यूल की, एंट्री और एग्जिट उसको गार्ड करते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, हम उसके अंदर किसी भी मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आने दे सकते, ना ही उससे किसी भी मॉलिक्यूल को बाहर जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो उसका प्रोटेक्शन के लिए हमें यहाँ पर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अब ये प्रोटीन डिसाइड करते हैं कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आएगा, कौन सा मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, और इन प्रोटीन का नाम है एन्युलर प्रोटीन। देन देयर इज दिस थिंग। देखो, अब हम देखेंगे क्रोमैटिन का जो है डिस्कवरी कैसे हुआ था। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने क्या किया, एक सेल लिया, उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था उसे लिया, और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एसिडिक सब्सटेंस है। एसिड है मतलब कि H+, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और एसिड में चार्ज कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। एसिड में कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। बेस में कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ एसिड जो कि H+ को डोनेट करेगा और जिसमें निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो फ्लेमिंग ने इस एसिड में क्या डाला, बेसिक डाई डाल दिया। क्या डाल दिया, बेसिक डाई डाल दिया। जब इसमें बेसिक डाई डाला तो उन्हें क्या दिखाई दिया, उन्हें दिखाई दिया एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक इस तरीके का बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर, जिन्हें हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। बीड्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब होता है, उन्हें दिखाई दिया कि जैसे धागे में मोती पिरो कर रखा हो, धागे में मोती पिरो कर रखा हो। उन्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया कि जैसे धागे में क्या हो, मोती पिरोया हो। इसे हम कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर क्या था, न्यूक्लियोसोम था। ये स्ट्रक्चर क्या था, न्यूक्लियोसोम था। तो फ्लेमिंग को दिखाई दिया बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और उन्हें बीच बीच में कलरफुल थ्रेड्स दिखाई दिए, कलरफुल थ्रेड्स। तो उन्होंने कलरफुल थ्रेड को देखा। अब कलरफुल को कहते हैं क्रोमा और थ्रेड को कहते हैं टिन, तो उन्होंने इस कलरफुल थ्रेड को नाम दे दिया क्रोमैटिन। कलरफुल को कहते हैं क्रोमा और थ्रेड को कहते हैं टिन, तो उन्होंने इस कलरफुल स्ट्रक्चर को नाम दे दिया क्रोमैटिन। तो सबसे पहले क्रोमैटिन को किसने देखा था, फ्लेमिंग ने देखा था। किसने देखा था क्रोमैटिन को, सबसे पहले फ्लेमिंग ने देखा था। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा जो डीएनए है वो 2.2 मीटर लॉन्ग होता है, और वो हमारे एक सिंगल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इतना बड़ा डीएनए हमारे सिंगल सेल के अंदर जाता कैसे, उसे हम देखेंगे। अब निगेटिवली चार्ज डीएनए है, अब उसको सिंगल सेल के अंदर डालना है तो हमको ऑफकोर्स उसको किसी पॉजिटिवली चार्ज चीज़ से रैप करना होगा ताकि वो खुले नहीं। तो निगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। निगेटिवली चार्ज डीएनए को हम पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के अगल बगल क्या करते हैं, रैप करते हैं, यानी बांध देते हैं ताकि वो खुले ना। अब हिस्टोन ऑक्टामर के बारे में पढ़ते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर बेसिक प्रोटीन होते हैं, बेसिक नेचर के प्रोटीन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर 8 बॉल्स से मिलकर बने होते हैं। ये 8 बॉल्स कौन सी होती हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। H2A, H2B, H3, H4, और ऐसे ही 4 बॉल पीछे प्रेजेंट होंगी, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो हिस्टोन ऑक्टामर बेसिक प्रोटीन होते हैं, 8 बॉल से मिलकर बने, H2A, H2B, H3, H4, 4 आगे 4 पीछे। बेसिक प्रोटीन है तो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड से बने होंगे। ऑफकोर्स बेसिक प्रोटीन है तो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड से बने होंगे। और पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड कौन होते हैं जिनसे हिस्टोन ऑक्टामर बने होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन वो अमीनो एसिड है जो कि हिस्टोन ऑक्टामर को बनाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर दिख रहा है। बेसिकली न्यूक्लियोसोम होता क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर के अगल बगल अगर हम डीएनए को रैप कर दे तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन ऑक्टामर के अगल बगल डीएनए को रैप कर दे तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियोसोम दिख रहा है, और इस न्यूक्लियोसोम को ही हम बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं जो कि क्रोमैटिन में प्रेजेंट है। तो ये है क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाला, जिसे फ्लेमिंग ने देखा था। अब हम देखते हैं हिस्टोन के अगल बगल डीएनए कैसे रैप होता है। तो हिस्टोन के अगल बगल डीएनए की एक कंप्लीट टर्न प्रेजेंट होती है,
और एक 3/4 टर्न प्रेजेंट होती है, एक कंप्लीट टर्न प्रेजेंट होती है और एक 3/4 टर्न प्रेजेंट होती है हिस्टोन ऑक्टेमर के अगल बगल डीएनए की। तो टोटल 7/4 टर्न प्रेजेंट होती है, यानी 1.75 टर्न जो है वो डीएनए की किसके अगल बगल प्रेजेंट होती है, हिस्टोन ऑक्टेमर के अगल बगल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम है, इसके अगल बगल डीएनए रैप्ड है और ये यहाँ पर बीच में डीएनए का कुछ खुला हुआ हिस्सा प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो आपको नीचे प्रोटीन देखने के लिए मिल रहा है ये स्कैफोल्ड प्रोटीन है। और आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि इस न्यूक्लियोसोम वाले स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे हमने एक पिन लाइक स्ट्रक्चर लगा रखा है, इसको हम कहते हैं H1 हिस्टोन। ठीक है, तो ये है हमारा हिस्टोन ऑक्टेमर। ठीक है, और इस हिस्टोन ऑक्टेमर को स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि हिस्टोन ऑक्टेमर खुले नहीं, यहाँ पर हमने H1 हिस्टोन लगा रखा है। H1 हिस्टोन क्या होता है? H1 हिस्टोन न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता। H1 हिस्टोन की पोजीशन कुछ भी हो सकती है, यानी यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ भी कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। ये बेसिकली न्यूक्लियोसोम को स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि डीएनए जो है वो अलग से न्यूक्लियोसोम से यानी हिस्टोन ऑक्टेमर से खुलकर डीएनए अलग ना हो जाए, इसलिए H1 हिस्टोन उसको वहाँ पर क्लिप की तरह क्या करता है, अटैच करके रखता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारा जो पार्ट है, यानी जो डीएनए का वो पार्ट जो कि हिस्टोन ऑक्टेमर के अगल बगल रैप्ड है, इसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन टाइटली रैप्ड पार्ट होता है और ये डार्कली स्टेन होता है। ठीक है, और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। और ये वाला जो पार्ट है हमारे डीएनए का जो कि न्यूक्लियोसोम से रैप नहीं है बल्कि खुला हुआ है, इसको हम कहते हैं यूक्रोमैटिन। ये लूज पार्ट होता है, लाइटली स्टेन पार्ट होता है, और ये एक्टिव क्रोमैटिन होता है। अब देखो, हेट्रोक्रोमैटिन वो है डीएनए का वो पार्ट है जो हेट्रोक्रोमैटिन वो पार्ट है डीएनए का जो कि हिस्टोन ऑक्टेमर के अगल बगल में रैप्ड है। अब हिस्टोन ऑक्टेमर के अगल बगल में रैप है, तो ऑफकोर्स अगर हम इसमें स्टेन डालेंगे तो ये डार्कली स्टेन होगा। टाइटली रैप है, डार्कली स्टेन होगा। अब ये टाइटली रैप है, अगर ये खुला हुआ नहीं है तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन जैसी प्रोसेस कैसे हो सकती है? तो ये इनएक्टिव क्रोमैटिन है, क्योंकि इस क्रोमैटिन से हम इस क्रोमैटिन के डीएनए से हम आरएनए बना ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमें आरएनए बनाना है तो हमें तो खुला खुला डीएनए चाहिए। तो वो खुला खुला डीएनए कौन सा होता है? यूक्रोमैटिन। ये लूज वाला डीएनए है, ये लाइट स्टेन होता है, इसमें ये लाइटली स्टेन होता है, और ये एक्टिव क्रोमैटिन होता है। इसमें डीएनए से आरएनए जो है वो बन जाता है, इसमें डीएनए से आरएनए बन जाता है क्योंकि खुला हुआ डीएनए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन भी हो रहा है। देन ये आपका स्कैफोल्ड प्रोटीन है, ये क्रोमैटिन के पैकिंग में हेल्प करता है। स्कैफोल्ड प्रोटीन है, ये क्या करता है? क्रोमैटिन के पैकिंग में हेल्प करता है। क्रोमैटिन जो पैक होता है तो उसको बेस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? स्कैफोल्ड प्रोटीन करता है। ठीक है, देन देयर इज दिस वन। अब क्रोमैटिन किसे कहते हैं, यानी क्रोमैटिन में क्या क्या आता है? सिर्फ डीएनए आता है, आरएनए आता है, क्या क्या आता है? तो क्रोमैटिन में आता है हमारा डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन, यानी H1 हिस्टोन भी आ गया हमारा क्रोमैटिन में। तो डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्लस आरएनए, डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्लस आरएनए, ये सारे स्ट्रक्चर मिल करके क्या बनाते हैं? क्रोमैटिन। डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, आरएनए, ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर एक साथ मिल करके क्या बनाते हैं? क्रोमैटिन। तो पीछे हमने पढ़ी डीएनए की पैकिंग की डीएनए की पैकिंग कैसे होती है, किस तरीके से डीएनए हाईली पैक्ड रहता है। अब डीएनए पैक होकर के बनता क्या है? जब डीएनए हाईली पैक्ड हो जाता है इस तरीके से तो ये बन जाता है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में यहाँ पर सेंटर में एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम का मतलब होता है कलरफुल बॉडीज़। कलरफुल बॉडीज़ क्योंकि क्रोमैटिन से बनी है तो ये भी कलरफुल होंगी ऑफकोर्स। तो क्रोमोसोम का मतलब होता है कलरफुल बॉडीज़, इनमें एक सेंटर में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। यहाँ पर 4 टाइप के क्रोमोसोम आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, देन सब मेटासेंट्रिक, देन एक्रोसेंट्रिक एंड देन टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो होता है जिसमें सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट होता है। सब मेटासेंट्रिक जिसमें सेंटर से थोड़ा अवे प्रेजेंट होता है। एक्रोसेंट्रिक जिसमें सेंटर से थोड़ा और ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। और टीलोसेंट्रिक जहाँ पर सेंट्रोमियर बिल्कुल ही एंड में प्रेजेंट होता है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वी शेप का होता है, सब मेटासेंट्रिक एल शेप का, एक्रोसेंट्रिक जे शेप का एंड टीलोसेंट्रिक आई शेप का। ह्यूमन में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसमें से ये जो क्रोमोसोम है इसमें जो शॉर्ट आर्म होती है, जो छोटी वाली आर्म होती है जिसको हम पेटाइट आर्म कहते हैं, उसे हम पी आर्म कहते हैं। और जो लार्ज आर्म होती है उसे हम क्यू आर्म कहते हैं। छोटी वाली आर्म को हम पी आर्म कहते हैं, बड़ी वाली आर्म को हम क्यू आर्म कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रोमोसोम का डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करते हैं। क्रोमोसोम डिटेल में कैसा क्या होता है उसके अंदर ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है आपका क्रोमैटिन। सबसे पहले क्रोमोसोम में आपको यहाँ पर क्रोमैटिन देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यानी सेंट्रोमियर देखने के लिए मिल रहा है। सेंट्रोमियर जो होता है वो 2 क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम को होल्ड करता है, यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर एक और क्रोमैटिड अगर मैं अटैच कर दूँ, एक और क्रोमैटिड इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर एक और क्रोमैटिड इस तरीके से अटैच कर दूँ, यहाँ पर एक और क्रोमैटिड यहाँ पर इस तरीके से मैं अटैच कर दूँ, तो उस 2 क्रोमैटिड को होल्ड करने का काम कौन करेगा? उस 2 क्रोमैटिड को होल्ड करने का काम कौन करेगा? आपका सेंट्रोमियर। उस 2 क्रोमैटिड को होल्ड करने का काम आपको कौन करेगा? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है क्योंकि ये इतना टाइटली पैक्ड होता है तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो ही नहीं सकता।
सकता। किसी भी चीज़ को ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, थोड़ा खुला हुआ होना चाहिए, लेकिन ये कंस्ट्रिक्टेड होता है बिल्कुल, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। एंड्स ऑफ क्रोमोसोम हैव टीलोमेरेज रेपिटेटिव सीक्वेंस विच प्रोटेक्ट क्रोमोसोम फ्रॉम शॉर्टनिंग। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल रहा है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्रोमोसोम के एंड में प्रेजेंट होता है, इसकी फिक्स लोकेशन होती है। ठीक है, जैसे कि सेंट्रोमियर के हमने देखा था कि 4 डिफरेंट लोकेशन प्रेजेंट थी, लेकिन इसमें यहाँ पर जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इसकी फिक्स लोकेशन, ये क्रोमोसोम के एंड में ही प्रेजेंट होगा, ये कुछ ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। इसको हम न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं। क्यों न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं वो हम आगे बताएंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियोलस बनाने का काम करता है बेसिकली, और ये नॉन स्टेनिंग पार्ट होता है, ये स्टेन नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पर इसके एंड में प्रेजेंट है सेटेलाइट। सेटेलाइट जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। इसके एंड में क्या प्रेजेंट है, सेटेलाइट। इस चीज़ को हम कहते हैं सेटेलाइट, जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। और यहाँ पर सेंट्रोमियर के साइड में प्रेजेंट है डिस्क शेप्ड प्रोटीन काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर के साइड में प्रेजेंट है डिस्क शेप्ड प्रोटीन काइनेटोकोर। काइनेटोकोर जो है वो स्पिंडल फाइबर के द्वारा बनाया जाता है। स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर बनाता है, और ये बेसिकली सेल डिवीजन में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं, सेल डिवीजन के टाइम पर जब हमको क्रोमैटिड्स की स्प्लिटिंग करानी होती है, तब हमारे पास कौन हेल्प करता है, काइनेटोकोर हेल्प करते हैं। क्रोमोसोम के एंड में टीलोमेरेज यानी रेपिटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, जो कि क्रोमोसोम को शॉर्टनिंग से बचाती है। तो क्रोमोसोम के एंड में यहाँ पर टीलोमेरेज कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, कुछ रेपिटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो कि किसको, क्रोमोसोम को शॉर्टनिंग यानी छोटा होने से बचाती हैं। जैसे जैसे सेल डिवाइड होता है, क्रोमोसोम जो है वो क्रोमैटिड्स उसके अलग होते जाते हैं, क्रोमोसोम सेल डिवीजन में जाता है, वैसे वैसे क्रोमोसोम की जो रेपिटेटिव सीक्वेंस है वो क्या होती जाती है, खत्म होती जाती है, और क्रोमोसोम छोटा होता जाता है, और इस तरीके से क्या होता है, क्रोमोसोम खत्म हो जाता है, यानी क्रोमोसोम की एक तरीके से डेथ हो जाती है। लेकिन अगर हम कैसे भी टीलोमेरेज सीक्वेंस को कंजर्व कर दें तो क्रोमोसोम की डेथ ही नहीं होगी। तो इस चीज़ में काफ़ी रिसर्च चल रही है, एंड आफ्टर दैट रिसर्च जब कंप्लीट होगी तभी पता चलेगा कि इसकी शॉर्टनिंग को कैसे रोका जा सकता है। देन देयर इज अ न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। तो न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो 5 पैटर्नल क्रोमोसोम और 5 मैटरनल क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। कौन से क्रोमोसोम में न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन प्रेजेंट होता है, 13, 14, 15, 21, 22, ये वो पैटर्नल क्रोमोसोम है जिनमें न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन प्रेजेंट होता है। और कौन से मैटरनल क्रोमोसोम में 13, 14, 15, 21, 22, इन्हीं मैटरनल क्रोमोसोम में न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन जो है वो देखिए इस तरीके से प्रेजेंट होता है, और इस तरीके से प्रेजेंट होकर के न्यूक्लियोलस बनाने का काम करता है। न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यू रहता है, क्योंकि इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ ही कंटिन्यू रहता है, यानी इसके और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये इस तरीके से स्प्रेड रहता है। देखिए ये बहुत सारे न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन आपस में मिल गए, और ये मिलने के बाद क्या बना रहे हैं, आपका न्यूक्लियोलस बना रहे हैं। मिलने के बाद क्या बना रहे हैं, आपका न्यूक्लियोलस बना रहे हैं। जब क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है तब न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। क्यों, क्योंकि तब क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनका जो न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन है ये इस तरीके से इकट्ठा होकर के सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बना लेता है। तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर इन डिवाइडिंग सेल ड्यू टू क्रोमैटिन कंडेंसेशन, और क्रोमैटिन कंडेंसेशन के बाद ये जो न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन है ये इस तरीके से क्या होता है, इकट्ठा होकर के क्या बना लेता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बना लेता है। तो डिवाइडिंग सेल में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। अब न्यूक्लियोलस है क्या, न्यूक्लियोलस जो है वो नॉन डिवाइडिंग सेल में प्रेजेंट होता है। ये मेम्ब्रेन लेस होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, एक से ज़्यादा होता है नंबर में, डेंसली स्टेन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितना डेंसली स्टेन्ड है, डेंसली स्टेन होता है। ये एक्टिवली इन्वॉल्व होता है आरएनए और राइबोसोम फॉर्मेशन में, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है आरएनए और राइबोसोम फॉर्मेशन में। तो आरएनए और राइबोसोम फॉर्मेशन कौन करता है, न्यूक्लियोलस करता है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोली आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसे सेल जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है उसमें बहुत ज़्यादा नंबर में न्यूक्लियोली प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियोली जो है वो न्यूक्लियोलस का ही प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो ऐसे सेल जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है उसमें बहुत ज़्यादा नंबर में न्यूक्लियोली क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी सी एंट्री और एग्जिट को समझाया हुआ है। ये है हमारा न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस के अंदर हो रहा है आरएनए और राइबोसोम का फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने पीछे पढ़ाया, इसी न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए और राइबोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है, और यह और यहाँ पर एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो भी चीज़ें न्यूक्लियोलस बना रहा है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर जा रही हैं, और जिस भी चीज़ की ज़रूरत है न्यूक्लियोलस को इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए, वो चीज़ न्यूक्लियस के अंदर आ रही है न्यूक्लियर पोर के थ्रू। ठीक है, तो जो भी चीज़ें बन रही है वो बाहर जा रही है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अंदर आ रही है न्यूक्लियर पोर के थ्रू। ठीक है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू।
देन यहाँ पर बताया हुआ है कि होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जिसमें सेम टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं, सेम टाइप के जो एलील्स होते हैं या ट्रेट होते हैं, उनकी सेम लोकेशन होती है, सेम पोजीशन होती है, उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और जिसमें डिफरेंट पोजीशन होती है उसको हम हेट्रोलोगस, मतलब अगर एक ही जगह पे सेम ट्रेट प्रेजेंट है तो होमोलोगस क्रोमोसोम और डिफरेंट प्रेजेंट है तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। So that's all for today. Thank you so much. Please do like, share and subscribe to my video. Thank you so much.